कक्षा 10 विज्ञान विषय का अध्याय 8 है। जीव जनन कैसे करते हैं। विभिन्न जीवों की अविकल्प आकार एवं आकृति समान होने के कारण ही वे सदृश प्रतीत होते हैं। शरीर का अविकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। अतः अपने आधारभूत स्तर पर जनन जीव के अविकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचनाएं निहित होती है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाले प्रोटीन भी भिन्न होती है और विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अविकल्प भी विविध होगा। शारीरिक अविकल्प में भी विविधता होगी। संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती है। जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है। किसी प्रजाति की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से है। विभिन्नताएं यानी जीवों में विभिन्नताएं स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है। जैसे ताप के कारण कुछ जीव मर जाते हैं और कुछ जीव ताप होते हुए भी जीवित रह जाते हैं। तो इस तरह से जो विभिन्नता है वो इस स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है। एकल जीवों में प्रजनन की विधि। एकल जीवों में प्रजनन की 6 विधियां हैं। विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु समासंग। विखंडन विधि द्वारा जनन, तो विखंडन को द्विखंडन भी कहते हैं। यह एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। इसमें इस प्रकार के विखंडन में नए जीवों की उत्पत्ति होती है। कोशिका विभाजित होकर के नए जीव को जन्म देती है। इसके उदाहरण है जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका का विभाजन सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभाजन होता है, जबकि अमीबा जैसे जीव में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। अमीबा में कोशिका विभाजन है, परंतु कुछ ऐसे एक कोशिकीय जीव हैं जिनके शरीर की संरचना अधिक संगठित है, जैसे कालाजार का रोगाणु और लिस्मेनिया। इनकी कोशिका के सिरे पर एक विशेष सूक्ष्म संरचना होती है, कोड़े के समान। ये कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है और ऐसे जीवों में द्विखंडन निर्धारित तल से होता है। इनमें एक निर्धारित तल से विभाजन होता है और 2 जीवों को जन्म देती है, एक कोशिका लिस्मेनिया और कालाजार के रोगाणु से। फिर आगे कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे मलेरिया परजीवी और प्लाज्मोडियम। मलेरिया परजीवी और प्लाज्मोडियम की कोशिकाएं एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे बहुखंडन कहते हैं। दूसरी ओर यीस्ट कोशिका से छोटे मुकुलोभार निकलते हैं और एक कोशिका से अलग होकर के नए जीव को जन्म देते हैं। तो प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन इस तरह से होता है। ये प्लाज्मोडियम और मलेरिया परजीवी का है। खंडन विधि द्वारा जनन, तो खंडन विधि द्वारा जनन बहुकोशिकीय जीवों में होता है। सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में होता है। इसके उदाहरण है स्पाइरोगायरा,
तो स्पायरोगायरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है और ये टुकड़े वृद्धि करके नए जीव यानी कि व्यष्टि में विकसित हो जाते हैं। जबकि जो बहुकोश के जीव हैं जिनमें ऊतक जो विशेष कार्य करते हैं, ऐसे जीवों में खंडन विधि द्वारा जनन नहीं होता, उसके लिए अन्य विधि है। पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, इसके उदाहरण हैं प्लेनेरिया और हाइड्रा। प्लेनेरिया और हाइड्रा जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है और यह कार्य विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। ये विशिष्ट कोशिकाएं क्रम प्रसारण से अनेक कोशिकाएं बनाती है और कोशिकाओं के इन समूहों से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक बन जाते हैं, जिसे परिवर्धन कहते हैं। पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं है। इसका मुख्य कारण ये है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव नहीं बना सकते। तो ये प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया एक जीव है, इसके हमने 3 टुकड़े कर दिए, तो तीनों ही टुकड़े क्या है, इसमें विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती है जो क्रम प्रसारण द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है और फिर से नया जीव विकसित हो जाता है, 3 जीव बन जाते हैं। मुकुलन विधि द्वारा जनन, तो मुकुलन विधि द्वारा जनन हाइड्रा में पाया जाता है। यह हाइड्रा जीव है, तो इसमें पुनर्जनन क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुल निर्माण के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। ये उभार विकसित हो गया और यह उभार मुकुल यानी वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर यह जनक से अलग हो जाता है, यहाँ से अलग हो जाएगा और इस तरह से स्वतंत्र जीव बन जाता है। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन। 5वां है कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन। जड़ तना तथा पत्तियों में होता है। एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग कर जनन की विधि के रूप में करते हैं। पर्तन, कलम अथवा रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग कृषि में किया जाता है। गन्ना, गुलाब, अंगूर इसके उदाहरण है। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगते हैं। यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब, चमेली जैसे पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है। बीज उत्पन्न करने की क्षमता ये खो चुके होते हैं। और कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ ये है कि इनमें सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। पत्ती द्वारा कायिक जनन, तो ब्रायोफिल्लम की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर के जमीन में गिर जाती है, मृदा में गिर जाती है और नए पौधे में विकसित हो जाती है। जो ब्रायोफिल्लम की पत्ती है, इसके कोर पर कलिकाएं उत्पन्न होती हैं और ये जमीन में गिर करके नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती है। एकल जीवों में जनन की छठी विधि है बीजाणु समासंग, और यह विधि अनेक सरल बहुकोश के जीवों में भी विशिष्ट जनन की संरचनाएं पाई जाती है। ब्रेड पर धागे के समान कुछ संरचनाएं विकसित हुई थी। यह राइजोपस का कवक है और ये जनन के भाग नहीं है, परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर गोल संरचनाएं विकसित हुई जो जनन में भाग लेती है। ये गुच्छे या गोल संरचनाएं बीजाणुधानी हैं। इनमें विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं और ये बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव को उत्पन्न करते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आने पर ये कोशिकाएं वृद्धि करने लगती है। तो राइजोपस का कवक जाल है और इनके जो ऊपरी शीर्ष है तंतु के, ये बीजाणुधानी बनी हुई है। और अब तक हमने जो 6 विधियां पढ़ी थी वो सब क्या थी, केवल एकल जीव द्वारा जनन करने वाली थी और इन सब विधियों को अलैंगिक जनन कहते हैं। अब हम लैंगिक जनन की बात करते हैं।
लैंगिक जनन के लिए दो भिन्न जीवों की जगह युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मन द्वारा युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण करती है, जिससे संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या एवं डीएनए की मात्रा पुनर्व्यवस्थित हो जाती है और युग्मक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अधिक होती है और ये अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा युग्मक कोशिकाएं बनती हैं। गतिशील कोशिकाएं गतिशील जनन कोशिकाओं को नरयुग्मक कहते हैं और जो जनन कोशिकाएं गति नहीं करती उनमें भोजन का भंडारण भी संचित होता है, उन्हें मादा युग्मक कहते हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, तो जो पुष्पी पादप होते हैं अब आवृत बीजी को एंजियोस्पर्मी कहते हैं। बीजों के ऊपर आवरण पाया जाना आवृत बीजी कहलाता है, जिसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। और जिम्नोस्पर्म में बीज के ऊपर आवरण नहीं होता। अब हम एक ये पुष्प की अनुदैर्घ्य काट है, इसमें हम देखते हैं कि ये स्त्री केसर है, मादा जननांग हो गया, और पुंकेसर है, नर जननांग कहते हैं इसको। और पुंकेसर में परागकोश और पुतंतु होते हैं और मादा जननांग में अंडाशय यानी स्त्री केसर में अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं। और ये पुष्प के जो बाहरी भाग होते हैं दल और महादल। एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्पों में या तो पुंकेसर होगा या स्त्री केसर होगा। इसके उदाहरण पपीता और तरबूज। उभयलिंगी पुष्पों में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं। इसके उदाहरण है गुड़हल और सरसों। पुंकेसर सामान्यतः पीले रंग के होते हैं और ये इनको छूते हैं तो पीले रंग का पाउडर लग जाता है। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में स्थित होते हैं। स्त्री केसर मादा जननांग होते हैं और इसका जो फूला हुआ भाग होता है वो अंडाशय होता है और जो बीच का लंबा ये भाग होता है ये वर्तिका और जो ऊपर का ये भाग होता है इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो अंडाशय में बीजांड होते हैं और प्रत्येक बीजांड में एक अंडकोशिका होती है। परागकण द्वारा उत्पादित नरयुग्म का अंडाशय की अंडकोशिका से संलयित हो जाते हैं तथा निषेचन द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है जो नए पौधे में विकसित हो जाता है। युग्मनज विभाजित होकर के युग्मनज निरंतर कोशिकीय विभाजन द्वारा नए पौधे को जन्म दे देता है। परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे स्वयंपरागण कहते हैं। और यदि परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसको परपरागण कहते हैं। और परागकणों का स्थानांतरण वायु, जल अथवा प्राणी द्वारा संपन्न होता है और इनको हम वाहक कहते हैं। परागकण उपयुक्त यानी कि उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात नरयुग्मक अंकुरित होते हैं और अंकुरित होने के बाद में एक जनन नलिका निकालते हैं जो अंडाशय को भेदती हुई बीजांड में प्रवेश कर जाती है, बीजांड तक पहुंच जाती है तथा निषेचन के बाद युग्मनज अनेक कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है और बीजांड में भ्रूण विकसित हो जाता है। और बीजांड बाहर से कठोर आवरण विकसित करता है तो बीजांड से बीज का निर्माण होता है और अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करके एक परिपक्व फल को बनाता है। तो जो अंडाशय से तो फल बनता है और बीजांड से बीज बनता है और अंड कोशिका से भ्रूण बनता है। और जो पुष्प के जो बाहरी भाग है बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका और वर्तिकाग्र ये मुरझा करके गिर जाते हैं। और बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है और यह भ्रूण अंकुरित होकर के उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुरित होकर नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को अंकुरण कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं
परागकणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण हो जाता है और ये अंकुरण की जो भ्रूण है उसका चित्र है। मानव में लैंगिक जनन। हम किशोर अवस्था की बात करते हैं। लड़कियों में स्तनों के आकार में वृद्धि होने लगती है। स्तनाग्र की त्वचा का रंग गहरा होने लगता है। रजोधर्म होने लगता है। लड़कों में दाढ़ी मूछ निकलती है, आवाज फटने लगती है, दिवा स्वप्न देखते हैं, रात्रि में शीशन ऊर्ध्व हो जाता है। और ये जो सभी परिवर्तन दिखाई देते हैं वो शरीर की लैंगिक परिपक्वता के पहलू है। जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होना शुरू होती है, जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ कर देते हैं। किशोर अवस्था की इस अवधि को यौवनारंभन या प्यूबर्टी कहा जाता है। यौवनारंभन की अवधि में अनेक परिवर्तन होते हैं, जैसे बालों का नवीन पैटर्न इस बात का संकेत देता है कि लैंगिक परिपक्वता आ रही है। नर जनन तंत्र। इन जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग तथा जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।